दोस्तों, स्वागत है आपका अर्पित की पाठशाला में। मैं हूं अर्पित और आइए, अभी तक हम लोगों ने अपना 6 का अभ्यास प्राकृतिक संख्याएं पढ़ लिया था। आज हम अपना दूसरा अभ्यास शुरू करने से पहले आपसे कुछ पूछते हैं। जैसे कि अगर ये मेरे हाथ में 3 स्केच हैं, ठीक है, और इसमें से अगर मैं एक स्केच को हटा दूं तो कितने बचे मेरे पास में? 1 2 स्केच बचे। एक और हटा दूं तो मेरे पास कितना बचा? 1 स्केच बचा। लेकिन यदि हम इसको भी हटा दें तो मेरे पास क्या बचा? कुछ भी नहीं बचा, ठीक है। और इस कुछ भी नहीं को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे कुछ भी नहीं बचा ना हमारे पास में, तो हम इसको कहेंगे कुछ भी नहीं, या फिर एक भी नहीं, या फिर 0 शून्य, जिसको हम लोग कहते हैं ना, ये हमारा शून्य बचा। तो यही हमारा आज का कॉन्सेप्ट है। अभी तक हम लोगों ने अपनी प्राकृतिक संख्याएं पढ़ी थी। क्या पढ़ी हैं? 1 2 3 4 5 से लेकर अनंत तक की, ये सब हमारी क्या होती हैं? प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। लेकिन जब ये कुछ नहीं को भी हम लोग जोड़ देते हैं, यानी कि 0 को भी जब हम जोड़ देंगे, तो ये हमारी क्या बन जाएंगी? तभी हमारी केवल प्राकृतिक संख्याएं नहीं रहेंगी, ये हमारी क्या बन जाएंगी? ये हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। पूर्ण संख्याएं, है ना। तो जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 जोड़ देते हैं तो हमारी पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, इकाई 2 हमारी पूर्ण संख्या आज शुरू होगी। चलिए सीधा बिना देर किए एक्सरसाइज पे चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी प्रश्नावली 2A, अभ्यास 2A, उसका पहला प्रश्न क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए। अभी हम लोगों ने जाना कि जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य जोड़ देते हैं तो हमारी वो पूर्ण संख्या हो जाती हैं। सबसे छोटी संख्या क्या होगी? शून्य ही तो होगी। शून्य यानी कि 0, ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। चलिए, संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को हमें दर्शाना है। संख्या रेखा हम लोगों ने पढ़ रखा है। संख्या रेखा क्या होती है? एक लाइन खींच देते हैं, ये हमारी 0 से शुरू होती है, और 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, ये हमारी संख्या रेखा पर हम लोगों ने पूरी संख्याओं को, इन पूर्ण संख्याओं को दर्शा दिया, ठीक है। जब इधर वाले होते हैं धनात्मक होते हैं, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और जब 0 को इधर वाले होंगे वो ऋणात्मक होंगे, ठीक है। ये बाद में हम आपको बताएंगे, ठीक है, क्या होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी का योगफल 28 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, क्रमागत संख्याएं, देखिए 0 में जब 1 जुड़ा, ये क्रमागत का मतलब जो क्रम से आती हैं, जब इसमें 1 जुड़ा तभी तो 1 बना, और इस 1 में भी देखिए +1 हो रहा है, तब ये 2 बनी है। फिर इस 1 में भी +1 हो रहा है, फिर ये 3 बनी है। मतलब कि जो संख्या अपनी पिछली संख्या में 1 जोड़ दे वो अगली संख्या हमारी बन जाती है। जैसे 0 में 1 जुड़ा तो 1 हो गया, अब 1 में 1 जुड़ गया तो 2 हो गया, तो अगली संख्या प्राप्त हो गई। तो यदि हम पहली संख्या को, पहली संख्या माना, पहली संख्या, अब अगर संख्या नहीं पता है तो हम इसको क्या करेंगे? x मान लेंगे। माना पहली संख्या बराबर x, ठीक है। अब दूसरी संख्या भी माननी पड़ेगी। दूसरी संख्या बराबर, क्योंकि अगली क्या दे रखा है? तीसरी संख्या। दूसरी संख्या हमें पता नहीं है, ठीक है। तीसरी संख्या का योग दे रखा है हमें, तो तीसरी संख्या, ठीक है। अब देखिए, पहली संख्या में यदि हम 1 जोड़ेंगे तो हमारी दूसरी संख्या होगी x + 1, ठीक है। अब इसमें भी जब हम 1 जोड़ देंगे तो हमारी तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी x + 2, ठीक है। ये हो गया, हो जाएगा। जैसे कि इसमें हमने 1 जोड़ा, पहली संख्या थी, इसमें 1 जोड़ दिया तो हमारा एक संख्या बन गई, दूसरी संख्या प्राप्त हो गई। अब दूसरी संख्या में जब हमने 1 जोड़ दिया तो हमारी तीसरी संख्या प्राप्त हो गई। इसी प्रकार जब हम तीसरी संख्या में 1 जोड़ देंगे तो हमारी चौथी संख्या प्राप्त हो जाएगी, ठीक है। वही हमने यहाँ पे किया भाई, पहली संख्या हमने x मान ली, उसमें हमने 1 जोड़ दिया तो हमें दूसरी संख्या प्राप्त हो गई, और दूसरी संख्या में हमने 1 जोड़ दिया तो हमें तीसरी संख्या प्राप्त हो गई, है ना। तो इसी प्रकार से अब देखिए क्या दे रखा है हम लोगों को कि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में पहली तथा तीसरी संख्या का योगफल 28 है। अब पहली संख्या क्या है? देखिए, पहली तथा तीसरी संख्या का योगफल, यानी कि पहली संख्या x और तीसरी संख्या क्या है? x + 2, इसका योगफल कितना दे रखा है हमें? 28 दे रखा है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम, x और x क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा, और प्लस का 2 तो है ही, बराबर में 28 हो जाएगा, ठीक है। अब ये देखिए 2x बराबर
या 2 प्लस का इधर आएगा, काय का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 28 में से 2 घट जाएंगे। ठीक है, तो 2x बराबर कितना बचा, 26। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर दोस्तों हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, x बराबर हमें प्राप्त होगा 26/2, यानी कि 2 कम 2, 2 3 6, तो x बराबर हमको प्राप्त हुआ 13। ठीक, तो अब हमने पहली संख्या क्या थी हमारी, x थी, तो पहली संख्या बराबर x, तो x का मान कितना आ गया, 13। ठीक है, दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या बराबर x + 1 यानी कि 14। ठीक है, तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, तीसरी संख्या बराबर x + 2 यानी कि 13 में कितना जुड़ जाएगा, 13 + 2 बराबर 15। तो हमारी संख्याएं क्या हो गई, अतः संख्याएं बराबर 13, 14, 15। ये हमारा उत्तर हमको प्राप्त हो गया। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, देखिए दोस्तों, इसी क्रम में हमारा चौथा प्रश्न, यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो। देखिए दोस्तों, मध्य की संख्या हमको दे दी, इसमें क्रमागत संख्याएं क्या होती हैं, जो जैसे कि क्रम में जो एक जोड़ने पे जो हमें संख्या प्राप्त हो जाए। ठीक है, अब यदि हमें मध्य की संख्या पता है, मध्य की संख्या कितनी है हमको दे रखी है, देखिए 39 दे रखी है, तो तीनों संख्या हमसे पूछी है। मध्य की संख्या मतलब ये देखिए, पहली संख्या यानी कि ये पहली संख्या होगी, ये दूसरी संख्या, ये तीसरी संख्या, मध्य की संख्या कितनी है, 39। ठीक है, अब क्रमागत संख्याएं हैं, तो जब हम इसमें एक जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी 40। लेकिन इस वाली संख्या में एक जोड़ने पे ही तो 39 आया होगा, तो यदि हम इस संख्या में एक हटा दें तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, ये वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमारी संख्याएँ क्या हो गई, अतः संख्याएँ बराबर 38, 39, 40, ये हमारा आंसर। ठीक है, देखिए दोस्तों, पांचवा प्रश्न हम किताब में ही देख लेंगे। क्या है, प्राकृतिक संख्याओं के समूहों में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पे वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। हमने शुरुआत में आपको बताया, देखिए क्या बताया था हमें, प्राकृतिक संख्याओं में हमने किसको जोड़ दिया, जब 0 को जोड़ दिया तो हमारी क्या बन गई है, पूर्ण संख्याएं बन गई। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या क्या जोड़ देंगे, शून्य को जोड़ देंगे, शून्य को जोड़ने पर ये हमारी पूरी पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारी अभ्यास 2A कंप्लीट होती है। मिलते हैं कक्षा 6 चैप्टर 2 पूर्ण संख्या अभ्यास 2B। उसका पहला प्रश्न, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो जो आपकी किताब में दे रखा है वो एक संख्या रेखा बनी हुई है। इस प्रकार से देखिए, एक लंबी सी संख्या रेखा बनी हुई है, उसमें नंबर दे रखे हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और आगे 10 तक की। ठीक है, तो अब हमने इसमें देखा है कि भाई एक दे रखा है कि 0 से 4 तक। ठीक है, फिर दूसरा दे रखा है 4 से 9 तक, और उसमें हमें ऐसे एक पूरी कलेक्टिव लाइन दे रखी। तो पहले हम इसमें कैसे हल करेंगे, देखेंगे कि कितने पहली जो संख्या रेखा दे रखी है वो कितने नंबर तक दे रखी। तो हमने देखा 1, 2, 3 और 4 तक दे रखी, तो हमने पहले 4 लिख लिया, फिर जोड़ दिया क्योंकि ये पूरा जोड़ने का निशान है। उसके बाद देखा 4 से जोड़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, अगले 5 अंकों तक की और दे रखा है। उसके बाद ये जो ऊपर की निशान है, इसका मतलब है कि इसको जोड़ दिया तो 5 और 4 9 हो गया। ठीक है, ये पूरा हमारा इसका सलूशन हम लिख के दिखा देंगे, संख्या रेखा का सलूशन लिख के दिखा देते हैं। चलिए अब इसके सेकंड वाली जो लाइन दे रखी है उसको देखते हैं। सेकंड वाली संख्या रेखा एक ऐसे लंबी सी एक रेखा खींची हुई है, उसमें हम लोग प्रारंभ करते हैं 0 से, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9,
10 और 11। ठीक है, यहाँ तक दे रखा है। तो अब देखते हैं छोटी वाली रेखा कितनी दे रखी है किताब में, 0 से लेके 5 तक की। तो 0 से हम इसको 5 तक लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद में 5 से 11 तक दे रखी है, तो जिसको हम 5 से 11 तक लेके जाएंगे। ठीक, उसके बाद में ये पूरा ये मिलान का है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, पहले देखेंगे 0 से 5 तक कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। ठीक है, फिर जोड़ का निशान, फिर 5 से 11 तक कितने अंक ले जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हो गए 5 से 11 तक की। ये लिख दिया 6, 5 और 6, उसको ये बड़ी सी रेखा का मतलब है योग, 6 और 5 11। ये हमारी दोनों सवाल पहले इसके दोनों जो भाग हैं वो कंप्लीट हो गए। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में हम देख रहे हैं जो लिखा हुआ है 5 + 4 = 9। ठीक है, 5 4 9। तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए संख्या रेखा पे दिखाना है हमको इसको। तो हमने एक संख्या रेखा खींची। ठीक है, तो उसमें हम पहले 9 तक की लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 तक की हमने इसको लिख लिया। ठीक है, और अब हम फिर देखेंगे कि भाई पहला क्या है, 5 + 4, ये 5 + 4 वाला है, तो पहले हम इसको 5 तक लेके जाएंगे। ठीक है, ये हम इसको 5 तक लेके गए। उसके बाद में हम इसको लेके जाएंगे 5 से आगे और 4 तक की। ठीक है, अब आगे और 4 कौन से हैं, 6 7 8 9, 9 तक की हो जाएगा अगले 4। ठीक है, इसको लेके गए और अब इनको हम ऐसे जोड़ देंगे। ये संख्या रेखा पे हमारा 5 + 4 = 9, 5 + 4 = 9 संख्या रेखा पे प्रदर्शित हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 0 + 5 = 5। ठीक है, 0 + 5 = 5। ठीक, अब देखिए संख्या रेखा पर इसको कैसे दिखाएंगे। पहले एक संख्या रेखा खींची, उसमें हम 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है, अब 0 तो 0 ही है। ठीक है, उसकी तो कोई वो है नहीं, तो अब 0 से 5 तक लेके जाएंगे। तो 5 तक हम लेके गए इसको सीधा, 0 से 5 पूरा है, 0 से 5 तक हो गया, 0 + 5 = 5। ठीक, ये 5 तक आ गया। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला क्या है कि 2 + 3 + 4 को संख्या रेखा पे हमें दिखाना है। ठीक है, चलिए एक संख्या रेखा खींची। ठीक, अब इसको हमें नंबर डाल दिए 9 तक की, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक की हमने इसको नंबर डाल दिया। ठीक है, पहला क्या है 2, तो पहले हम 1 से 2 तक 0 से 2 तक जाएंगे। ठीक है, 0 से 2 तक हम आ गए। ठीक, फिर क्या है 3। ठीक है, फिर आगे 3 तक और जाएंगे, 1 2 3, यानी कि हम 5 तक लेके जाएंगे इसको। ठीक है, उसके बाद में क्या है +4, फिर आगे और 4 तक जाएंगे, तो 6 7 8 9, ये हमारा 4 तक आ गया। ठीक, और अब सीधा 0 से लेके 9 तक हम पूरा लिख देंगे। ये हमारी पूरी इक्वेशन बन गई। ठीक है, संख्या रेखा पे हम इस प्रकार प्रदर्शित कर देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 3 क्या है, देखिए प्रश्न संख्या 3 में क्या दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, अब रिक्त स्थानों की पूर्ति, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें भाई 3 4 5 पहले से दे रखा है। ठीक है, 3 4 5 दे रखा है, 7 8 9 दे रखा है। अब ये वाला इसमें सोल्यूशन है, लेकिन यहाँ पे रिक्त स्थान है आपकी बुक में, और 3 4 5 है। जब 3 4 5 यहाँ पे है, सामने 7 8 9 ही तो बचा, 7 8 9 हम यहाँ पे भर देंगे। ठीक है, अब 2 8 8 9 + 0, भाई 2 8 8 9 ही तो हो जाएगा, यहाँ पे आपकी किताब में रिक्त स्थान दे रखा है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, 2 3 4 4 5 6 + 7 8 9। ठीक है, अब यहाँ पे रिक्त स्थान दे रखा है 2 3 4 पे, तो 5 +
तो हमने देखा कि यहाँ पे 2, 3, 4 ये क्रम विनिमय नियम दे रखा है इन्होंने यहाँ पे। इसको हम देखेंगे जब नहीं योग का साहचर्य नियम दे रखा है यहाँ पे। देखिए 2, 3, 4 फिर 4, 5, 6 इन्होंने इसको 234 प्लस 456 किया प्लस 7, 8, 9 को अलग कर दिया। ठीक है, और इसमें देखेंगे यहाँ पे हम आपको अपनी जब नोटबुक देखेंगे तो ये आपका रिक्त स्थान है। ठीक है, और इन्होंने फिर साहचर्य नियम में इसको खाली छोड़ दिया और इन दोनों को जोड़ दिया। ठीक है, तो खाली में जो भी संख्या डिजिट छोटी गई है 2, 3, 4 रिक्त थी तो हमने उसको भर दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है, 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। ठीक है, अब पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं होती है। ठीक है, अब क्रम विनिमय होती क्या है, देखिए क्रम विनिमय ये होता है कि जैसे कि 4 में से अगर 4 + 3 करते हैं, ठीक है, अगर हम 4 + 3 करते हैं तो उसका योग कितना होगा 7। अगर हम 3 + 4 करेंगे तो उसका भी योग क्या होगा 7। यानी कि संख्याओं का क्रम भले ही बदल जाए लेकिन उसका उत्तर समान रहे, ये होता है हमारा क्रम विनिमय का नियम। अब हम इसको देखते हैं ज़रा, माइनस में जब घटाने की क्रिया करेंगे तो क्या होता है भाई। अगर हम 5 में से 4 घटाएंगे तब तो चलो भाई 1 आ जाएगा प्लस का। ठीक है, लेकिन अगर हम 4 में से 5 घटाएंगे तो क्या पूर्ण जो संख्या आएगी वो क्या प्लस में आएगी, बिल्कुल नहीं, माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, माइनस का 1 क्या कोई पूर्ण संख्या होती है, बिल्कुल नहीं होती है भाई। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं 0, 1, 2, 3 और डैश अनंत तक की। ठीक है, अगर माइनस में कोई संख्या आ रही है तो वो हमारी पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो क्रम विनिमय नियम माइनस में यानी कि घटाने पे क्रम विनिमय नियम नहीं लगेगा, घटाने पे नहीं लगेगा। ठीक है, अब इसका हम उदाहरण देख लेते हैं। जैसे कि इसमें दे रखा है भाई पहला उदाहरण, 5 - 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 4 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना आ रहा है -1। ठीक है, और ऐसे ही देखेंगे 11 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन 9 में से अगर हम 11 घटा दें तो कितना आ रहा है -2। ठीक है, इसी प्रकार हम देखेंगे 20 में से अगर हम 10 घटा दें, ठीक है, तो भाई प्लस का 10 आ गया, लेकिन अगर 10 में से हम 20 घटाएंगे तो कितना आएगा -10। ठीक है, तो माइनस की जो भी संख्या होगी ये क्या पूर्ण संख्या होगी, बिल्कुल नहीं होगी। तो इसी आधार पे हम कहेंगे कि हम जानते हैं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटाई जाए तो पूर्ण संख्या नहीं मिलती है। अतः पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड चैप्टर 2 का सेकंड बी कंप्लीट हो गया। हम मिलेंगे अगली वीडियो में। कक्षा 6 अभ्यास 2C पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। गुणन संक्रियाओं के प्रगुणों के आधार पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, प्रगुणों के आधार पर हम देखते हैं 468 × 0 468 की गुणा अगर 0 से, यदि हम किसी भी संख्या की गुणा 0 से करते हैं तो उसका मान हमेशा 0 रहता है। ठीक है, तो ये पहला हमारा आ गया। अब देखते हैं इसमें 8976 की गुणा है, गुणा का निशान है ये, और ये 5432 में। ठीक है, फिर यहाँ पे 5432 दे रखा है और गुणे में पूछा है आगे क्या हो भरा जाएगा। तो ये हमारा गुणा का क्रम विनिमय का नियम है। देखो, चाहे इसकी गुणा इससे करेंगे तब भी सेम आएगा, 8976 की गुणा अगर 5432 से करेंगे तब भी हमें जो आंसर प्राप्त होगा वही 5432 से अगर हम गुणा करें 8976 में तब भी हमको वही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर रिक्त स्थान पे हम क्या भर देंगे 8976। देख लीजिए क्रम विनिमय नियम होता क्या है, 5 की गुणा 3 से करेंगे तब भी हमें 15 प्राप्त होगा और 3 की गुणा अगर हम 5 से करेंगे तब भी हमें 15 ही प्राप्त होगा। ये हमारा क्या हो गया गुणा का क्रम विनिमय नियम। ठीक है, अब अगला देखते हैं 8973 की गुणा 1 से करें। किसी भी संख्या की गुणा अगर हम 1 से करते हैं, किसी भी संख्या की गुणा, जैसे अगर हम मान लेते हैं 5 की गुणा 1 से करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। किसी भी संख्या की गुणा, कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना लिखी हो, उसकी गुणा अगर 1 से करेंगे तो हमें वही संख्या प्राप्त होगी। तो यहाँ पे अगर 8973 की गुणा हम 1 से करेंगे तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी 8973। ठीक है,
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब पहले हम इसको क्या करते हैं, क्या है, गुणनफल का गुणनफल उचित प्रगुण का प्रयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं और पहले हम लिखा इसको सही क्रम में व्यवस्थित कर लेते हैं। ठीक है, 25 और सबसे आखिरी में 4, ये हमारा क्या हो गया, गुणन का क्रम विनिमय। ठीक है, अब इसके बाद में हम 2834 गुणे 25 चक्कू 100, ये क्या हो गया हमारा गुणन का सहचर्य नियम। ठीक है, अब उसके बाद में 2834 में जब 100 की गुणा करेंगे तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको क्रम से व्यवस्थित करेंगे। पहले सबसे बड़ा, फिर सबसे छोटा, फिर सबसे छोटा, ये क्या हो गया गुणन का क्रम विनिमय। क्रम से हमने इसको व्यवस्थित कर लिया। ठीक है, अब 658 गुणे 8 पंचे 40, 400, ये क्या हो गया सहचर्य गुणन का। ठीक है, गुणन सहचर्य। अब जब इसकी गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 8 चक्कू 32 का 2, हासिल लगा 3, 5 चक्कू 20, 3 23 का 3, हासिल लगा 2, 6 चौक 24, 2 26 और 2 जीरो, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। पहले हम इसको क्या करेंगे, सही क्रम में लिख लेंगे। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर उससे छोटा, तो ये क्या हमारा हो गया गुणन का क्रम विनिमय। ठीक है, अब उसके बाद में हम सहचर्य नियम को अप्लाई करेंगे। 25 चक्कू 100 और 1 जीरो 1000, तो ये क्या हो गया गुणन का सहचर्य। ठीक है, अब क्या कर देंगे, ये हम अपनी 3 जीरो बढ़ा के आंसर। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वितरण प्रगुण का प्रयोग करके प्रत्येक गुणनफल का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब 487 गुणे 1008। ठीक है, वितरण नियम का हमें प्रयोग करना है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे 487, अब 1008 को हम 1000 + 8 योग का वितरण नियम यहाँ हम लगा देंगे। ठीक है, 1008 लिख सकते हैं। तो पहले इसकी गुणा 487 की गुणा 1000 से होगी, उसके बाद में प्लस 487 की गुणा 8 से होगी। ठीक है, तो 1000 से जब गुणा करेंगे तो 4 8 7 3 0 प्लस जब इसकी गुणा करेंगे 7 8 56 का 6, यहाँ से लगा 5, 8 8 64, 64 4 68 1 69 का 9, यहाँ से लगा 6, तो 8 चक्कू 32, 32 6 38। ठीक है, जब इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा, चलो यहीं पे जोड़ देते हैं इसको। 38 96 जोड़ा तो 6 9 8 7 3 10 का 0, यहाँ से लगा 1 9 और 4, ये हमारा आंसर। चलिए दूसरा सवाल क्या है देखते हैं। दूसरा सवाल है, अब 998 को हम क्या लिख सकते हैं, 1000 - 2। ठीक है, ये घटाने का वितरण नियम हो जाएगा। ठीक है, और उनटू 436। ठीक है, अब 436 की गुणा 1000 से, 436 गुणे 1000 माइनस 436 गुणा 2। ठीक है, 436 की गुणा करेंगे 1000 से, 436 और 3 जीरो माइनस का 6 दूनी 12 का 2, हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 4 दूना 8। ठीक है, अब इसमें से जब 8 7 2 का माइनस करेंगे तो कितना है, 10 में से 2 गया 8। ठीक है, 10 में से 2 गया 8, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 7 गया 2 और इधर बचा 9, 9 में से 8 गया 1, 7 इधर बचा 5, तो 5 3 4, देखो आंसर आ रहा होगा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर। अब देखते हैं तीसरा सवाल क्या है। चलिए देखते हैं इसका तीसरा सवाल क्या है। तीसरे सवाल में क्या हो रहा है, देखिए पहले हमने उतारा इसको, गुणे 94 है तो इसको हम 100 - 6 कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या लग रहा है, ये घटाने का वितरण नियम लग रहा है। ठीक है, तो 6 7 5 4 गुणे 1000 100 से। ठीक है, फिर माइनस का 6 7 5 4 गुणा 6। ठीक है, 6 7 5 4
फिर 2 0 माइनस 6 चौक 24 का 4 हासिल लगा 2 6 5 30 2 32 का 2 हासिल लगा 3 7 6 42 3 45 का 5 हासिल लगा 4 6 4 36 4 40। ठीक है, ये जब घटाएंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 634876, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इसको देख लेते हैं। अब ये 26 4 7 8 की गुणा हमें, अब इसमें योग का वितरण नियम लगा देते हैं भाई। 106 को हम 100 + 6 लिख सकते हैं। फिर 26 47 8 की गुणा एक बार 100 से प्लस 26 47 8 की गुणा एक बार 6 से। ठीक है, और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 26 47 8 फिर 2 0 प्लस 8 6 48 का 8 हासिल लगा 4 6 7 42 4 46 का 6 हासिल लगा 4 6 चौक 24 4 28 का 8 हासिल लगा 2 6 4 36 36 2 38 का 8 हासिल लगा 3 6 दूनी 12 12 3 12 3 कितना होता है 12 3 15। ठीक है, ये हो गया। जब इसको हम योग करेंगे तो कितना आएगा, योग करने पे हमारा आंसर आएगा 2800 3 बार 6 और 8, ये हमारा आंसर आएगा। तो हमारा अभ्यास यहाँ पर 2C खत्म। कक्षा 6 अभ्यास 2D। पहला प्रश्न क्या है, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्यों को समझाइए। अब इसमें देखिए, हम जो संख्या रेखा है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि 12 नंबर तक की जो है संख्या रेखा है हमारी, और उसको हम देख रहे हैं कि 0 से 2, फिर 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, यानी कि 2-2 के खंडों में इसको विभाजित किया गया है। तो हम इसको समझते हैं कि ये 12 को भाग किया गया है 2 से। ठीक है, 12 को जब 2 से भाग किया गया है तो भाग विधि क्या लगाएंगे, 12 को 2 से भाग करेंगे, 2 छंग 12, शेषफल क्या आया 0। ठीक है, इसका शेषफल 0, और 12 से ये 12 में ये 2 का भाग होगा। तो इसके तथ्य विभाजन तथ्य हम समझ चुके हैं। प्रश्न संख्या 2, उसमें हम देखते हैं कि क्या लिखा है, 21 में भाग दिया 3 से बराबर 7 के संगत गुणात्मक तथ्य 3 × 7 बराबर 21 हैं, अतः इन निम्न तथ्यों के संगत गुणात्मक तथ्य बताइए। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें है 8 का भाग 8 से भाग दिया गया है 56 को। ठीक है, 8 का भाग 56 को दिया गया, तो और बराबर में है इसके 7। ठीक, ये हमारा प्रश्न है। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं भाई। अब 56 भाग 8 है, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसको, बराबर 7। ठीक है, अब यह कैची गुणा कर देते हैं। ठीक है, इसको इधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा 56 बराबर 7 × 8, यही हमारा आंसर। देखो इसके फॉर्म में हो गया है ना। चलिए इसको भी देख लेते हैं। 66 का भाग दिया 11 में बराबर 6 है। ठीक है, अब इसको देखते हैं, इसको भी हम 66/11 लिख सकते हैं, बराबर 6। अब ये इधर आ जाएगा तो काहे में हो जाएगा, गुणा में, तो 66 बराबर 11 × 6, हमारा दूसरा सवाल लग गया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। ठीक है, अब 2 संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया है, 2 संख्याओं के गुणा के रूप में, तो मान लिया पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या, किसके बराबर है 117 के बराबर, 117 के बराबर। ठीक है, अब पहली संख्या जिसकी एक संख्या में दे रखी है, एक संख्या 13 दे रखी है, तो हमने मान लिया 13, और दूसरी संख्या हमको पता नहीं तो हम ऐसे लिख लेते हैं दूसरी संख्या। ठीक है, बराबर 117। ठीक, ये हो गया। अब दूसरी संख्या बराबर 117, अब ये 13 इधर है तो इधर आएगी तो बटे में हो जाएगी 13, और 13 का पहाड़ा हम कितनी बार में जाएगा, 13 नेमा 117, तो बराबर 9। तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ गई, दूसरी संख्या बराबर 9। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, देखिए पहली संख्या थी 13 गुणे दूसरी संख्या आ गई 9 बराबर 117।
ये हमारा उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। चलिए अगला प्रश्न क्या है, क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त हो? हाँ बिल्कुल संभव है, हाँ संभव है। कैसे? अब कोई ऐसी पूर्ण संख्या जिसको स्वयं से विभाजित करने पर, अब देखो एक को अगर आप एक से विभाजित करोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक ही तो प्राप्त होगा। लेकिन अगर आप दो को दो से विभाजित करोगे तो क्या प्राप्त होगा? तो एक प्राप्त होगा। क्या वही संख्या मिल रही है हमको? क्या यहाँ पे दो मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना। तो इसका मतलब एक ही वो संख्या है जिसमें एक से भाग देने पे हमें एक प्राप्त होता है। तो हाँ संभव है। अगर कोई भी ऐसी पूर्ण संख्या पूछा जाए तो कोई भी ऐसी पूर्ण संख्या है बराबर एक। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 को देख लेते हैं। क्या है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त हो? ऐसा क्या संभव है? लेकिन देखते हैं भाई संभव है कि नहीं है। तो भैया ऐसा संभव नहीं है। देखते हैं भाई, अगर हम 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 दूना 4, तो हमको 2 प्राप्त हुआ। लेकिन संख्याएं देखो, पहली संख्या हमने क्या ली? 4 है, ये पहली ले ली और ये दूसरी ले ली। ठीक है, तो पहली संख्या में हमने दूसरी संख्या से भाग दिया तो क्या मिला? हमें 2 मिला। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरी संख्या में पहली संख्या से भाग कर दें तो क्या हमको वो मिलेगा? भाई 2 दूना 4, 1/2, 1/2 का मान 0.5। भाई क्या ये दोनों समान हैं? क्या 2 बराबर है 0.5 के? तो आंसर है नहीं। ठीक है, इसका आंसर हो गया नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त हो। ये हमारा 2D समाप्त। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 3A के साथ